नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। तो दोस्तों, कला संस्कृति टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में हम सीरीज नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, पिछली सीरीज में हमने 75 प्रश्नों तक का मैटर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में देवडुंगरी स्थान पर देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणमल ने, राणा सांगा ने, राणा मोकल ने या राणा कुंभा ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित देवडुंगरी है उसके ऊपर देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि ये जो देवनारायण जी थे वो थे राणा सांगा के आराध्य देव। और अगर हम बात करें राणा सांगा के शासनकाल के, तो राणा सांगा का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? वो था 1509 से लगाकर 1528। और हम बात करें राणा कुंभा की, राणा कुंभा का जो शासनकाल था वो था 1433 से लगाकर 1468। उसके बाद हम बात करें राणा मोकल की, तो राणा मोकल राणा कुंभा के पिता थे, ठीक है। और रणमल कौन था? रणमल मारवाड़ का था और ये राणा मोकल का संरक्षक था। और राणा मोकल के मरने के बाद राणा कुंभा का भी ये संरक्षक रहा। और रणमल जो था वो किसका भाई था? वो था हंसाबाई का। हंसाबाई की शादी हुई थी राणा लाखा से। किसे हुई थी? राणा लाखा से हंसाबाई की शादी हुई थी। उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो था राणा मोकल। और मोकल कौन था? राणा कुंभा के पिता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो राणा सांगा ने देवडुंगरी पर देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी जिन्होंने अपनी एक धर्म की बहन बनाई थी, जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? रूपलीबाई, सावित्रीबाई, डालीबाई या रेवलीबाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो डालीबाई थी वो रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी और एक धर्म की बहन थी। और ये रामदेव जी की जो बहन बनी थी वो कब बनी थी? एक टाइम की बात है जब रुनेचा से डालीबाई को निकाल दिया था और वो रोती हुई वहां से निकल रही थी। तब रामदेव जी थे वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो रामदेव जी को ये बात बताई कि रुनेचा में जातीय भेदभाव हो रहा है और भेदभाव के कारण मुझे रुनेचा से बाहर निकाल दिया। तो रामदेव जी डालीबाई को लेकर रुनेचा जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जातीय भेदभाव हो रहा है। और जातीय भेदभाव हो रहा है, इसी कारण से डालीबाई को उन्होंने अपनी बहन बनाया। और बहन बनाने के बाद वहां पर, कहां पर? रुनेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना की। और क्यों की? इसलिए की क्योंकि भेदभाव को दूर किया जा सके, ठीक है, और अछूतों का उद्धार हो सके, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ढाक वाद्य यंत्र किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर, गण, अवनद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो ढाक वाद्य यंत्र है वो अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बगड़ावत गुर्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो ये सर्वाधिक किया जाता है कोटा, झालावाड़ और कहीं कहीं ये टोंक में भी यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो बगड़ावत जाति के लोगों द्वारा ढाक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कहाँ पर किया जाता है? कोटा और झालावाड़ और टोंक में किया जाता है। और ये अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शीला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आमेर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या सोनारगढ़? तो ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। शीला माता का मंदिर किस जिले में नहीं आएगा, किस किले में स्थित है। कहाँ पर? किस किले में स्थित है? तो कौन से किले में स्थित है? तो ये स्थित है आमेर के किले में। और आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। जयपुर में स्थित आमेर के किले में स्थित है शीला माता का मंदिर। और जो शीला माता का मंदिर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में मानसिंह जी प्रथम द्वारा शीला माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो मानसिंह जी थे वो ये मूर्ति कहाँ से लाए थे? तो ये मूर्ति लाए थे बंगाल के शासक, कौन थे? केदार। बंगाल के शासक केदार को परास्त कर ये मूर्ति बंगाल से जयपुर आमेर के किले में लाए। और क्यों लाए? क्योंकि इस मूर्ति की मान्यता थी कि जिस शासक द्वारा और जिस राज्य में इस मूर्ति की पूजा होती रहेगी वहाँ का जो शासक है और वहाँ का राज्य है वो कभी भी हारेगा नहीं युद्धों में। मतलब वो हमेशा अजय रहेगा, वहाँ का राज्य हमेशा अजय रहेगा जहाँ पर शीला माता की मूर्ति की पूजा होगी। तो बंगाल के शासक केदार
जब इस मूर्ति की पूजा कर रहे थे उसी टाइम पर उसमें विघ्न डालकर मानसिंह जी प्रथम थे, जो आमेर के शासक थे, वो वहां से परास्त कर उनकी मूर्ति को लाकर यहाँ पर स्थापित करवाते हैं। ठीक है। और शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? तो आमेर किले में जलेबी चौक में स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और मान्यता इससे जुड़ी हुई है कि ये जो मूर्ति है वो मानसिंह जी प्रथम समुद्र से लाए थे, मतलब समुद्र से निकाल कर लाए थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अग्रवालों की कुल देवी है कौन सी है? कौन सी माता है? शीतला माता, रानी सती, नारायणी माता या ब्रह्माणी माता? तो जो अग्रवालों की कुल देवी है वो है रानी सती। और रानी सती का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। और इनका एक नाम था, क्या नाम था? नारायणी बाई। नारायणी बाई नाम था और ये सती हो गई थी अपने पति के लिए। इनका मंदिर जो है वो रानी सती के नाम से इनके मंदिर की स्थापना हुई और ये स्थित है झुंझुनू में। ठीक है। और जो नारायणी माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका मंदिर स्थित है अलवर में। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही जो रानी सती है उनका झुंझुनू में मेला भी लगता है। वो कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? तो झुंझुनू में लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं कौन है? झुंझार जी, कोड़िया बाबा, गौतमेश्वर बाबा या रूपनाथ बाबा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतमेश्वर बाबा है वो मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। और जो गौतमेश्वर बाबा है इनको बुरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। और जो बुरिया बाबा है इनके मंदिर का निर्माण करवाया था गुर्जरों ने। किसने करवाया था? सर्वप्रथम गुर्जरों ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन शुरू गुर्जरों ने किया था और जो मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया वो करवाया था मीणा जनजाति के लोगों ने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही यहाँ पर एक मेला भरता है। वो कब भरता है? 13 अप्रैल से लगाकर 15 मई तक प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है, जो गोड़वाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है। कहाँ का? गोड़वाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है। और कहाँ पर भरता है? तो गौतमेश्वर बाबा के मंदिर पर भरता है। ठीक है, और ये मीणा जनजाति का मेला होता है। ठीक है, और जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो इनका प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं कौन? पूजे जाते हैं आलम जी, भूमिया जी, मामा देव या बाबा बल जी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमिया जी है। इनको भूमि रक्षक देवता के रूप में माना गया है। और जो किसान होते हैं वो इनकी खेत में पूजा करते हैं। कहाँ पर करते हैं? खेत में पूजा करते हैं। और जो भूमि रक्षक देवता हैं भूमिया जी, उनके राजस्थान में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहला जो मंदिर है भूमिया जी का, वो कौन से भूमिया जी हैं? नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी भूमिया। और इनका मंदिर है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और जो दूसरे भूमिया जी हैं वो हैं सूरजमल जी भूमिया। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दौसा में, दौसा जिले में और दौसा दुर्ग के पास में स्थित है। इनका सूरजमल जी भूमिया का। और जो नाहर सिंह जी भूमिया है उनका मंदिर है जयपुर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इनकी पूजा करते हैं किसान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो कहाँ पर लगता है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। और कब लगता है? तो हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या को अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो मांगलियावास में। अजमेर के मांगलियावास में हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष का मेला भरता है। और ये हरियाली अमावस्या कब आती है? तो ये आती है श्रावण अमावस्या पर। जो श्रावण अमावस्या है उसी को कहा जाता है हरियाली अमावस्या। और इसका मेला लगता है अजमेर के मांगलियावास में और उसे कहा जाता है कल्प वृक्ष मेला। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में जसवंत पशु मेला किस जिले में भरता है? तो कहाँ पर भरता है? झालावाड़, नागौर, डिडवाना, कुचामन या भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में जो जसवंत पशु मेला भरता है वो भरता है भरतपुर में। और कब भरता है? तो ये भरता है अश्विन शुक्ल पंचमी से लगाकर, अश्विन शुक्ल पंचमी से लगाकर चतुर्दशी तक। कब तक भरता है? अश्विन शुक्ल पंचमी से लगाकर अश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक ये मेला भरता है। और उसका नाम है जसवंत पशु मेला। और ये किसकी याद में भरता है? तो राजा जसवंत सिंह जी की याद में भरता है। ठीक है, अश्विन शुक्ल पंचमी से अश्विन शुक्ल चतुर्दशी है वो कौन से माह में आती है? तो अक्टूबर माह में। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चोगा, पटका, अंगरखा या लांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। जामा और अंगरखी होती है, उसके ऊपर एक कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है पट्टे टाइप, उसके अंदर कटार घुसी होती है और तलवार घुसी होती है, उसको कहा जाता है पटका। अगर हम बात करें चोगा, चोगा कहा जाता है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र है, कोटनुमा वस्त्र जो लंबा होता है, पांव तक होता है, इसको कहा जाता है चोगा। अगर हम बात करें अंगरखा की, तो अंगरखा क्या है? तो अंगरखा एक काले कलर का वस्त्र है जिस पर सफेद कलर की कढ़ाई की जाती है, उसको कहा जाता है अंगरखा। और लांग किसको कहते हैं? तो लांग धोती का जो एक छोर होता है जिसको दोनों पैरों के बीच में से निकालकर कमर में कहीं पर भी बांधा जाता है, तो इसको कहा जाता है लांग। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पट्टू क्या है? मुसलमान महिलाओं का वस्त्र, साध्वी स्त्रियों का वस्त्र, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र या पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं द्वारा उपयोग लिया जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान की महिला होती है उनके द्वारा एक वस्त्र ओढ़ा जाता है जिसको कहा जाता है पट्टू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कलाई का आभूषण है कौन सा है? पूर्णच, आड़, फोलरी या जेला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो पूर्णच है वो कलाई में पहना जाता है। अगर हम बात करें आड़ की, तो आड़ एक प्रकार का आपको पता ही होगा, हार है, हार नुमा संरचना होती है इसकी, लेकिन हार होता है वो लटका हुआ होता है, ये आड़ होती है वो एकदम फिक्स होती है जो गले में पहनी जाती है, जो एक गले का आभूषण है। फोलरी कहाँ का आभूषण है? तो फोलरी पहना जाता है पैर की अंगूठी, पैर की उंगली में जो अंगूठी पहनी जाती है उसको कहा जाता है फोलरी। और जेला कहाँ पर पहना जाता है? तो जेला कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है, लेकिन कान में जो जेला पहना जाता है उससे चेनें लगी हुई होती है, और उन चेनों को कहाँ पर लगाया जाता है? तो बालों में लगाया जाता है, वो कहलाता है जेला। ठीक है, तो पूर्णच कलाई का, आड़ हो गई गले का, फोलरी हो गई वो पैर की उंगली का, और जो जेला है वो कहाँ का है? तो कान का आभूषण है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक जन्म संबंधित रस्म नहीं है, तो कौन सी रस्म नहीं है? निष्क्रमण, आख्या, सिंजारी या जामना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो सिंजारी है वो कौन सी रस्म है? तो ये है विवाह संबंधित रस्म। कौन सी रस्म? विवाह संबंधित रस्म है। और इसमें क्या किया जाता है? जब श्रावण का महीना आता है तो श्रावण के महीने के पक्ष पर चुंदड़ी ओढ़ाई जाती है। किसको ओढ़ाई जाती है? जिसकी शादी होने वाली होती है। ठीक है, लड़के के घर से लड़की के घर पर जाकर जो श्रावण की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है उसको कहा जाता है सिंजारी। ठीक है, और ये कब ओढ़ाई जाती है? तो श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन ओढ़ाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें निष्क्रमण। तो निष्क्रमण क्या है? जन्म संबंधित रस्म है। जब पहली बार बच्चा 4 माह का हो जाता है, पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, उसको कहा जाता है निष्क्रमण। आख्या क्या कहलाता है? आख्या है बेटियों द्वारा बनाया जाता है, और ये है स्वास्तिक। और कब बनाया जाता है? बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद घर की बेटियों द्वारा जो स्वास्तिक बनाया जाता है उसे कहा जाता है आख्या। और जामना क्या कहलाता है? तो जामना कहलाता है ननिहाल पक्ष से। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके ननिहाल पक्ष के जो लोग होते हैं वो उसके घर पे आते हैं और उसके घर पर उपहार वगैरह लेके आते हैं, इसको कहा जाता है जामना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आना सागर झील का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज द्वितीय ने, अर्णोराज ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? तो तुर्की सेना के संहार करने के बाद वहाँ की जो जमीन थी वो खून से रंग गई थी, और खून से रंगी हुई जमीन को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। और किस नदी के पानी को रोककर बनवाया था? तो चंद्रा नदी के पानी को रोककर बनवाया था। ठीक है, और ये स्थित है कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर के पुष्कर में स्थित है कौन सी झील? तो आना सागर झील, जिसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में राय का बाग कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जोधपुर में स्थित है राय का बाग। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जसवंत दे ने। जसवंत दे ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1663 में। और जसवंत दे कौन थी? ये थी वहाँ के राजा जसवंत सिंह जी की पत्नी। जसवंत सिंह जी की पत्नी जसवंत दे ने 1663 में राय के बाग का निर्माण करवाया था। और जो राय का बाग है वो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो जोधपुर के रेलवे स्टेशन के पास में। और इसमें वर्तमान में जोधपुर का आयकर विभाग है।
क्या है, जोधपुर का आयकर विभाग या आयकर कार्यालय बना हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वारिकादास चुंडावत का संबंध किस चित्र शैली से है? तो किससे है? चावंड शैली, देवगढ़ शैली, उदयपुर शैली या नाथद्वारा शैली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द्वारकादास चुंडावत का संबंध है देवगढ़ शैली से। और ये कौन थे? वहां के शासक थे, उस टाइम के वहां के शासक थे जिन्होंने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। किसने? द्वारकादास चुंडावत ने। और इनकी रुचि थी किसमें? चित्र शैली में रुचि थी। इसी कारण देवगढ़ में इन्हीं के शासनकाल में चित्र शैली का विकास हुआ। और इन्होंने जो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी वो की थी 1680 में। कब की थी? 1680 में द्वारकादास चुंडावत द्वारा देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। उस समय में इनकी रुचि थी किसमें? चित्र शैली में थी। इसी कारण देवगढ़ चित्र शैली का उस टाइम पर विकास हुआ। और जो देवगढ़ चित्र शैली है वो मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्र शैलियों का मिश्रण है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द्वारकादास चुंडावत का संबंध देवगढ़ चित्र शैली से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्वेत व गुलाबी रंग की प्रमुखता किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो कौन सी शैली है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या किशनगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो श्वेत व गुलाबी रंग की प्रमुखता है वो सर्वाधिक प्रमुखता है किशनगढ़ शैली में। आपको पता ही होगा किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो वो है बणी ठनी। कौन सा है? बणी ठनी। अगर हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर राज्य में सर्वाधिक जिस रंग की प्रमुखता है वो कौन सी है? तो जो जोधपुर में जिस रंग का उपयोग किया गया है वो है पीला रंग। ठीक है, जयपुर की हम बात करें, जयपुर में हरे रंग की प्रमुखता है। किसकी? हरे रंग की प्रमुखता है। उसके बाद हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में भी पीले रंग की प्रमुखता है। और किशनगढ़ जो शैली है उसमें सर्वाधिक श्वेत व गुलाबी रंग की प्रमुखता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, कहाँ पर है? शाहपुरा, जयपुर, नाथद्वारा या अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जयपुर में स्थित है एक मंदिर जिसका नाम है गोविंद देव जी। क्या नाम है? गोविंद देव जी का मंदिर है। वहीं पर स्थित है गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के सिटी पैलेस में। क्या नाम है? चंद्र महल। उसी जगह स्थित है गोविंद देव जी का मंदिर। और अगर हम बात करें, जो जयपुर के एक शासक थे जिनका नाम था मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम थे, वो किससे प्रभावित थे? तो गौड़ी संप्रदाय से। और इसी कारण इन्होंने, मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण भगवान के मंदिर का निर्माण कराया था। क्योंकि जो गौड़ी संप्रदाय के लोग हैं वो किसको मानते हैं? ना विष्णु को मानते हैं और ना ही राम को मानते हैं, ये मानते हैं श्री कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संत जम्बो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? जांगलू, लोहावट, पीपासर या मुकाम नोखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पीपासर में, जो कहाँ पर स्थित है? नागौर में, राजस्थान के नागौर में स्थित है। और जो मुकाम नोखा है वहां पर उनकी समाधि है। क्या है? समाधि स्थल है मुकाम नोखा में। तो उनका जन्म हुआ था पीपासर में। अगर हम बात करें जांगलू, तो जांगलू भी इनसे जुड़ा हुआ एक स्थल है जहां पर मेला भरता है। जो संत जम्बो जी इनका मेला भरता है जांगलू में। और जो लोहावट है वहां पर इन्होंने उपदेश दिए थे। क्या दिए थे? उपदेश दिए थे संत जम्बो जी ने। तो इनका जन्म हुआ था पीपासर में, मुकाम नोखा में इनकी समाधि है, लोहावट में इन्होंने उपदेश दिए थे और जांगलू में इनका मेला भरता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाद्य यंत्र को उनके प्रकार से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है ये हमको देखना है। तो जो रमजोल है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। सुरिंदा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो सुरिंदा वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगर हम बात करें चंग, तो चंग वाद्य यंत्र है अवनद। और जो नड़ है जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है तो ये है सुशिर वाद्य यंत्र। तो कौन कौन सा हो गया? एक का हो गया बी, दूसरे नंबर पर क्या आ गया? डी, तीसरे नंबर पर क्या आ गया? सी, और चौथे नंबर पर क्या आ गया? ए। तो बी डी सी ए। तो बी डी सी ए वाला ऑप्शन कौन सा है? इसमें बी नहीं है, ये नहीं होगा। बी डी सी ए ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने वाली जनजाति है, कौन सी जनजाति है? कथोड़ी, कंजर, सांसी या डामोर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथोड़ी जनजाति के जो लोग हैं वो खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं जो पान में लगाया जाता है। और जो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो कहाँ के निवासी है? तो महाराष्ट्र के निवासी हैं। और ये राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे उदयपुर जिले में।
उदयपुर की होगी, जाडोल, फलासिया, ये तहसीलें होगी, वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है और ये हमारे झालावाड़ में भी पाई जाती हैं। उसके अलावा बात करें तो डूंगरपुर में भी ये कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। कथोड़ी जो जनजाति है, इनकी कुछ विशेषताएं ले तो ये बंदर का मांस खाती है, ठीक है, खेर के वृक्ष से कत्था निकालती है। इनकी जो महिलाएं होती हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस जनजाति में गांव के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति है? ए हो गया डामोर, बी हो गया भील आदिवासी, सी हो गया मीणा या डी हो गया सहरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो डामोर जनजाति है उसमें उनके मुखिया को कहा जाता है मुखी। अगर हम बात करें भील या आदिवासी, उनके जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है गमेती। क्या कहा जाता है? गमेती। और जो मीणा जनजाति है इसमें जो उनके मुखिया होते हैं इनको कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है? पटेल। और जो सहरिया जनजाति है इनके मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। क्या कहा जाता है? कोतवाल। तो डामोर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है मुखी। भील व आदिवासी जनजाति के जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है गमेती। जो मीणा जनजाति है उनके मुखिया को कहा जाता है पटेल और जो सहरिया जनजाति है उनके मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 14 सितंबर, 21 फरवरी या 24 अगस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 फरवरी के दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी भाषा दिवस। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की राजभाषा क्या है, तो राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी ही है। कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। जो राजस्थान की मातृभाषा है वो कौन सी है? तो वो है राजस्थानी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। और जो हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली का मिश्रित रूप है कौन सा है? तोरावटी, थटकी, देवड़ावटी या खेराड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती जो बोली है इसका जो मिश्रित रूप है वो कहलाता है खेराड़ी बोली। और जो खेराड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जहाजपुर। जहाजपुर कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में। जहाजपुर से लगाकर जो टोंक जिला है, भीलवाड़ा के जहाजपुर से लगाकर जो टोंक जिला है वहाँ तक बोली जाती है खेराड़ी। अगर हम बात करें टोंक से आगे जाते हैं और मालपुर आता है। सबसे पहले तो हम देखें जहाजपुर से लगाकर टोंक तक बोली जाती है खेराड़ी। और टोंक से लगाकर मालपुरा वो कहाँ पर आता है? मालपुरा टोंक जिले में ही आता है। तो टोंक से लगाकर मालपुरा में जो बोली जाती है वो बोली जाती है माल खेराड़ी। कौन सी बोली जाती है? माल खेराड़ी बोली जाती है। और ओनली खेराड़ी बोली जाती है जहाजपुर से टोंक जिले तक। ठीक है, तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली का मिश्रित रूप कौन सा है? तो ये है खेराड़ी बोली। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का राज्य खेल है कौन सा है? हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो या कबड्डी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। और इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया 1948 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही जो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी वृक्ष है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो घोड़ावन है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है। अगर राजस्थान का राज्य पालतू पशु पूछ लिया जाए तो वो है ऊँट। ठीक है, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? अलगोजा। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है ये पूछ लिया जाए तो वो है घूमर। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है हमारा बास्केटबॉल। और हॉकी कहाँ का है? तो हॉकी हमारे भारत का। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।